आगामी विधानसभा चुनाव। मैं संदीप भाई साहब एक चीज आपसे जरा जल्दी से, क्योंकि एक तरफ आपने आम आदमी पार्टी की बात बता दी, मैं अभय दुबे साहब से इस पे पहले भी बात कर चुका हूं। टीएमसी भी जो है इस समय वो विपक्ष एकता की तो बात हो रही है, लेकिन वो विपक्ष एकता टीएमसी इस समय मूल रूप से जो प्रशांत किशोर जी हैं जिनकी बात बन नहीं पाई कांग्रेस से, वो इस समय कांग्रेस पोचिंग का ही काम कर रहे हैं। सुष्मिता देव जी को ले गए, फिर वो फेलेरो साहब को गोवा में किए, अब वो ललितेश जी को टीएमसी का चेहरा उत्तर प्रदेश में बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है भाई, जब आपस में ही विपक्ष की इतनी लड़ाई है तो आपको क्या लगता है ये जॉइंट कोई एक फ्रंट बना पाएंगे लोग? 22 तो छोड़िए, 24 तक भी क्या बना पाएंगे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा बन पाएगा, लेकिन उसकी वजहें भी हैं। जैसे भाई पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रहा। उसके बावजूद अगर आप एनालिसिस करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अगर वोट जोड़ दिए जाएं, मतलब कांग्रेस को छोड़ के भी, तो उनकी सरकार उस समय बनती अगर वो दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती। तो उन्होंने फिर वो भी कोशिश की। संसद के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें अखिलेश ने एक कनिष्ठ भूमिका स्वीकार की, लेकिन उससे उनको नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा सीटें आ गई संसद में, तो फिर वो अलग हो गए। तो ये इनके कुछ अनुभव है जिसकी वजह से अब ये साथ में नहीं आएंगे शायद, और ये दुर्भाग्य होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि अगर ये पार्टियां साथ में लड़ती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। मतलब ऐसी ऐसी सीटों पे, मुझे याद है 17 में एक सीट ऐसी थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी, लेकिन चूंकि दोनों सपा और बसपा के उम्मीदवार मुस्लिम थे, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि ये पार्टियां विभिन्न कारणों से साथ में नहीं आएंगी, और ऐसी भी पार्टियां हैं जो भाजपा की तरफ से शायद समाजवादी पार्टी के वोटों को कम करने का काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति बन तो नहीं रही है। जहां तक टीएमसी की बात है तो ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के बाहर कोई ऐसा नेता होना चाहिए, वो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, या कोई भी हो सकते हैं, जिनको कि विपक्ष का चेहरा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग जो भाजपा विरोधी हैं, उनका मानना है कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस के अंदर, ये खत्म होनी चाहिए। और ये जो परिवार है, जो एक तरीके से कांग्रेस की मजबूरी ये है कि बिना इस परिवार के वो पार्टी एक रह भी नहीं सकती, लेकिन वो परिवार जब तक रहेगा तब तक उसका कोई वैकल्पिक नेतृत्व भी नहीं उभरेगा। तो इसमें से कैसे कोई हल निकले, ये पूरा जो मामला है इतना पेचीदा है कि इसमें से कोई एक मजबूत विपक्ष का गठबंधन बन पाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए या अगले लोकसभा चुनाव के लिए, अभी तो ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। डॉक्टर संदीप पांडे, एक जल्दी से आपसे समझ लूं, और ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसलिए लगेगा कि इसका कौन हुआ है, लेकिन एक देश के ऊपर मेरे हिसाब से इस समय एक बड़ा खतरा चीन है। जिस तरह से चीन ने भूटान के साथ एमओयू साइन कर लिया है, चीन जिस तरह से जो 13वीं राउंड ऑफ वो कोर कमांडर की मीटिंग को निगेट किया है, चीन ने जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट गए थे उस पे ऑब्जेक्शन रेज किया, हालांकि पहले भी रेज किया था। जब अगर याद हो तो मोदी जी जब गए थे 2019 में तब रेज किया था, राजनाथ सिंह गए थे तब रेज किया था, अमित शाह गए थे तब रेज किया था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 62 का लड़ाई तो हम लड़कर हारे थे। हम हमारे जवान शहीद हुए, नेहरू रिस्पॉन्सिबल थे बहुत। ये तो कहीं हम डर कर ना हार जाएं। हमें तो अभी ये लग रहा है कि चीन से हम 62 में तो लड़े थे, अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ कह रहे हैं लाला, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं।
तो क्या चीन का भी मुद्दा बन सकता है? क्योंकि ये जो इन लोग राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करते रहते हैं, अब धीरे धीरे जनता के सामने कलई खुलेगी भाई, आज नहीं तो कल खुलेगी। तो क्या चीन मुद्दा बन पाएगा? ये मुद्दा बिल्कुल बनना चाहिए, और राहुल गांधी काफी कोशिश करते रहे हैं। ये तो कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। उनके अलावा तो कोई पार्टी नहीं उठा रही है इसको, लेकिन ये मुद्दा बन नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से जो है इसको, इसकी तरफ से ध्यान हटा देती है। और बहुत सारी चीजें इस देश में इस दौरान हुई, और कुछ हो सकता है कि जानबूझ के इसीलिए करवाई गई हो ताकि हमारा ध्यान वहां से हटे। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि चीन, जिसके साथ हमारे ऐसे संबंध थे कि कम से कम हमारे सैनिक एक दूसरे को मारते नहीं थे, और हमने तो बल्कि ये 2018 में एक पदयात्रा की थी अहमदाबाद से नडाबेट बॉर्डर तक, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी आई थी, और उन्होंने भी कहा था कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी सैनिकों को एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए, जिस तरह से भारत और चीन के सैनिक नहीं चलाते हैं। भाई, हमारी दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन हम जान क्यों ले एक दूसरे की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये जो हमारा एक अलिखित समझौता था चीन के साथ, वो टूट गया। हमारे सैनिकों की 20 सैनिकों की जान गई। ऐसा बताते हैं कि उधर भी जाने गई, लेकिन वहां की तो कोई सच्चाई पता नहीं लगती। और उसके बाद हमारी दुश्मनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चीन एक आर्थिक ताकत है, हमारे लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ उसके आर्थिक समझौते हैं, उसका वहां पूंजी निवेश है, और सैन्य दृष्टि से तो वो हमसे हमेशा से ज्यादा ताकतवर रहा है और आज भी है। और अब जो ताजा घटनाक्रम दुनिया के इस इलाके में हुआ है, जहां अमेरिका अफगानिस्तान से जब बाहर निकला है, तो इसका स्थान वहां पे चीन और रूस लेंगे, और ये भी भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और भारत के लिए तो ऐसी एक अपमानजनक स्थिति बन गई है कि जिसको वो आतंकवादी संगठन बताता है तालिबान को, उसके साथ अब उसको बात करनी पड़ेगी। और ये कहा जा रहा है कि रूस के निमंत्रण पे हम बैठक में शामिल हो रहे हैं तालिबान के साथ, लेकिन हकीकत ये है कि आप तालिबान के साथ बात करेंगे, आप कश्मीर के उन नेताओं से बात करने को तैयार नहीं थे। उनको आपने, फारूक अब्दुल्ला को आपने संसद में नहीं आने दिया, कि उनको बताया गया कि ये 3 परिवार हैं जिन्होंने कश्मीर को लूटा है, और महबूबा मुफ्ती को बताया है कि ये तो जो है पाकिस्तान समर्थक हैं, और पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन अब इनकी मजबूरी है कि जो ये लगातार कहते रहे कि पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जो आतंकवाद होता है वो खत्म होना चाहिए, और हर एक विश्व के मंच पे इन्होंने पाकिस्तान को कोशिश की कि एक आतंकवादी राष्ट्र बताएं। उसमें वो बहुत सफल नहीं रहे, क्योंकि अंत में तो अमेरिका ने पाकिस्तान का ही सहारा लिया तालिबान से बात करने के लिए। और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को अगर पनाह देता है तो वो आतंकवाद का शिकार भी है। उसके यहाँ बहुत सारे लोगों की जानें आतंकवादी घटनाओं में हुई है, गई है। तो ये अब हमारे लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो प्रधानमंत्री अपने सीने की चौड़ाई बताते थे और ऐसा बताते थे कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उन्होंने कुछ किया भी, हालांकि उसके ऊपर संदेह है कि वो कितना उसमें सच्चाई थी। अब जो है चीन चीन का कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। चीन से अपनी जमीन खाली नहीं करा सकते, ये एक सच्चाई है। दूसरी तरफ इनके तमाम लोग कहते हैं कि आप चीन के संबंधों का बहिष्कार कीजिए, चीन के साथ भी आप उसी तरह से अपने बाकी संबंध खत्म कीजिए जैसे आपने पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ की जो आर्थिक नीतियां हैं
वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण वाली, उसमें हम चीन के ऊपर इतना आश्रित हैं कि हमारी दवाई, हमारा मोबाइल फोन, हमारा कंप्यूटर, ये सारे सामान चीन से आ रहे हैं और ये संभव नहीं है कि हम उनके साथ अपना जो व्यापारिक रिश्ता है, आर्थिक रिश्ता है, उसको खत्म कर सके। तो एक तरीके से ये थूक के चाटने वाली बात है कि ये प्रधानमंत्री, ये पार्टी ने राष्ट्रवाद को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत करके जिस समस्या का हल ढूंढना चाहिए था, हमने अहंकार में कहा कि हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे। तो चीन ने भी इनको अपनी औकात दिखा दी और अब इनको तालिबान के साथ जाके बात करनी पड़ रही है, जो हथियारों के बल पे अफगानिस्तान पे आज काबिज हुआ है। और ये बड़ी चिंता की बात, ये बड़ी चिंता की